तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी बुक से ये 5वां चैप्टर, जिसका नाम दिया है नागरी लिपि। क्या नाम है दोस्तों? नागरी लिपि। और इस पाठ का देखेंगे महत्वपूर्ण सारांश, और सारांश के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे लेखक जो है बहुत बखूबी से चर्चा किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस पाठ का सारांश देखने से पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सारांश। चलिए, तो याद रखिएगा, लेखक का नाम है गुणाकर मूल्य। यानी याद रखना है दोस्तों, नागरी लिपि पाठ के लेखक का नाम क्या है? गुणाकर मूल्य, जिनका जन्म जो है 3 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में। कहाँ बाबू? महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में। अगर हम इनके मृत्यु की बात करते हैं तो इनका मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए। चले बाबू, आगे बात करते हैं इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से कैसे प्राप्त की है। तो देखिएगा ध्यान से, दिया है कि दीक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में पाई। कहाँ बाबू? ग्रामीण परिवेश में ही, लेकिन किस भाषा में? मराठी भाषा में। मिडिल स्तर तक मराठी में पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले गए। कहाँ चले गए बाबू? वर्धा चले गए। और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय में एमए किया। किस विषय में? तो गणित विषय में इन्होंने एमए किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया है इनकी रचनाएं, दिया है जैसे कि अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि इनकी प्रमुख रचना है। अगर हम पाठ के परिचय की बात करते हैं तो दिया है कि प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यानी जो आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे, यानी जिस पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नागरी लिपि, ये जो पाठ जो है ना, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें हिंदी की लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। बात समझ में आ गया? इस पाठ में ओवरऑल बात किया जाए तो किसके बारे में बात की गई है? तो जो लिपि नागरी होता है, यानी देवनागरी के जो ऐतिहासिक रूपरेखा है, उसके बारे में लेखक जो है वर्णन करते हैं। बात समझ में आ गया? अब यहाँ से हम देखेंगे विद्यार्थी पाठ का सारांश। लेकिन एक चीज़ बताइए, अभी आपने जाना कि इस पाठ में लिपियों के बारे में चर्चा की गई है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, लिपि क्या होता है? लिपि का मतलब होता है बाबू लिखावट। क्या होता है? लिखावट। आज जो हम लोग अक्षरों में स्थिरता पाई है, जैसे हम आज कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द, कोई वाक्य लिख पाते हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? लिपि। ओवरऑल इस पाठ में लिपियों के बारे में चर्चा की गई है। और हम जो हिंदी भाषा पढ़ते लिखते हैं, ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बाबू आज का पाठ का सारांश। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दिया है कि प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखित है। ये जो पाठ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नागरी लिपि किसके द्वारा लिखित है? गुणाकर मूल्य के द्वारा। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया गया है। मतलब अपना विचार व्यक्त किए हैं।
लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है, ये जो पाठ छपी हुई है, उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। उसे कौन सी लिपि कहते हैं बाबू? नागरी या देवनागरी। इसी लिपि की टाइप लगभग 2500 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले बाबू? 2500 वर्ष पहले बनी। इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आई। परीक्षा में पूछ सकता है कि अक्षरों की स्थिरता कब से आई, तो लगभग 2500 वर्ष पहले। आगे सुनिएगा, आगे दिया है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां संस्कृत एवं नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि चाहे आप संस्कृत भाषा की बात करो, चाहे नेपाली भाषा की बात करो, ये सारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृत की पुस्तकें प्रायः इसी लिपि में छपती है। चाहे विश्व के संस्कृत एवं प्राकृत की पुस्तकें हैं, वो भी किस लिपि में लिखी जाती है बाबू? देवनागरी लिपि में। आगे दिया है कि देश में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न भाषाएं तथा बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती है। हमारे देश में लगभग जितनी भी भाषाएं हैं ना, वो सारी किस भाषाएं में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आगे दिया है कि जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियों में भिन्नता दिखाई पड़ती है, अलग अलग तरह से दिखाई देती है लिखावट में, लेकिन ये लिपियां भी नागरी की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। चाहे आप बाबू तमिल भाषा की बात कर लो, चाहे आप मलयालम भाषा की बात कर लो, चाहे तेलुगु भाषा की बात कर लो, चाहे कन्नड़ भाषा की बात करो, इन सारी लिपियों में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन ये लिपियां भी नागरी की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि, सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। आगे सुनिएगा बाबू, लेखक का कहना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिले हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिण भारत से। कहाँ से मिले हैं बाबू? दक्षिण भारत से। यह लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। वहाँ की बाबू जो लिपि होती थी, उस लिपि को हम क्या बोलते थे? नंदी नागरी। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है। फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया है। जैसे 11वीं सदी में राजराज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है। तो 12वीं सदी की बात कर ले तो केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलसय जो है अंकित है। आगे सुनिए, इसी प्रकार 9वीं सदी की बात कर लें तो कह रहा है कि 9वीं सदी के वरगुण का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। यानी 9वीं सदी की बात कर ले तो वरगुण का पलियन जो है वो ताम्रपत्र जो है वो किस लिपि में है? नागरी लिपि में। तो कह रहा है कि तो 11वीं सदी में इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलने हैं। कह रहा है कि गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आया, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी शब्द ही खुदवाए हैं। अकबर के सिक्कों पर तो नागरी लिपि में राम सिए, याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल में सिक्कों पर किस लिपि की बात की गई है? तो भाई नागरी लिपि के ही, और उसमें लिखा गया था क्या चीज़? राम सिए शब्द अंकित है। तात्पर्य है कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चाहे गजनवी हो, गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आया, अलाउद्दीन खिलजी आए, शेर शाह, इन सारे शासकों ने
अपने अपने समय के मुद्रा पर, सिक्कों पर कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया है? तो नागरी लिपि का ही। अकबर भी जो है अपने शासनकाल के समय सिक्कों पर नागरी लिपि का ही प्रयोग किया था और उस सिक्कों पर लिखा गया था राम सिए। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे दिया है कि लेखक ने लिपि की पहचान में कहा है कि ब्राह्मी तथा सिद्धम लिपि अक्षर त्रिकोण है। अगर हम ब्राह्मी लिपि की बात कर ले चाहे सिद्धम लिपि की बात कर ले, उसके अक्षर क्या है भाई? तो त्रिकोण है। जबकि नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी तथा नंदी नागरी क्यों कहते हैं? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न उठ रहा है कि भाई बताइए कि जो नई लिपि को हम नागरी, देवनागरी तथा नंदी नागरी ही क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है कि नागरी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत एक नहीं है। पहली बात, कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भाई कह रहा है कि यहाँ पर नागरी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे विद्वान हैं जिनका मत जो है एक नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम जो है नागरी पड़ा। किंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार अन्य नगर तो मात्र नगर है, परंतु काशी को देवनागरी माना जाता है, इसलिए इसका नाम जो है क्या पड़ गया? देवनागरी पड़ा। याद रखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को हम फिर दोहराते हैं। प्रश्न यह उठता है यहाँ पर कि भाई इस लिपि को नागरी, देवनागरी तथा नंदी नागरी ही क्यों कहा जाता है? तो देखिए, नागरी शब्द का उत्पत्ति जो है इसके संबंध में देखा जाए तो विद्वानों का मत एक समान नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इसी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम जो है क्या पड़ गया? नागरी पड़ा। किंतु कुछ विद्वानों का मत के अनुसार अन्य नगर तो मात्र नगर है, परंतु काशी को देवनागरी माना जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? देवनागरी पड़ा। ठीक है, आगे सुनिए बात। कह रहा है कि अल-बिरूनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। अल-बिरूनी के अनुसार उनका कहना है, एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं हिस्ट्रियन है, जो ये बताते हैं कि लगभग जो 1000 ईस्वी के आसपास जो है ना नागरी शब्द अस्तित्व में आया। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है, इनका मानना है। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत की स्थापत्य कला की विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता था। यह नगर या नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता था। उस समय उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। उस समय पटना जो था वो सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। क्या नाम था बाबू? देव था। संभव है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया हो और देवनगर की लिपि होने के कारण देवनागरी नाम दिया गया होगा, ऐसा मानना है बहुत सारे क्या बोलते हैं विद्वानों का। आगे सुनिए। अंततः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि सर्वदेशिक हो गई थी, इसलिए इसके नामकरण के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता। मिहिर भोज की, सुनिएगा आगे, मिहिर भोज की ग्वालियर
प्राशिष्ट नागरी लिपि में है। धारा नागरी का परमार शासक भोज अपने विधानुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित किए हैं। तो ये रहा विद्यार्थी इस पाठ का सबसे बेहतरीन सारांश, जहाँ पर हमने देखा कि इस पाठ का नाम ही है नागरी लिपि। और नागरी लिपि यानी ओवरऑल बात किस पे हुई है? लिपि को लेकर। लिपि का मतलब क्या होता है बाबू? लिखावट। बात सुंदर है ना? तो किस सदी में किस शासकों ने कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किए, कहाँ से नागरी लिपि देवनागरी या जिसको हम बोलते हैं नंदी नागरी नाम क्यों पड़ा, ये सारे सारांश में ये बात उल्लेख था। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप सभी को जय हिंद।